रामदयाल पेशे से तो वकील थे, जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इस कारण अब वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उससे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे नारायण को बुरा भला कहना, यही थी रामदयाल की दिनचर्या। बड़ा बेटा नारायण भी उनकी बातों को दिल से नहीं लेता था, बस उनकी आदत है, यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। रामदयाल का घर पूरी तरह से सुख संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे संजीव राजीव सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपया पाकर रामदयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नज़र नारायण पर पड़ती, वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि नारायण भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु रामदयाल के अथक प्रयास से भी नारायण का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज़ नारायण को गाली देना और घर का सारा काम नारायण से ही करवाना, यह सब रामदयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर रामदयाल को सुनाता तो रामदयाल का गुस्सा नारायण पर दोगुना हो फूटता था। नारायण की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काट कर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को रामदयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियाँ मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी रामदयाल के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। जब कभी भी वो ज़्यादा उदास होता तो अपनी माँ की फ़ोटो को गले से लगाकर बहुत रोता, जो 2 साल पहले ही गुजर चुकी थी। एक दिन रामदयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर वहाँ आया और रामदयाल को मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर रामदयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि रामदयाल बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी और की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। रामदयाल ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तुम बहुत मिठाइयाँ बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या कोई लॉटरी लग गई है? शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, बात यह है कि भैया, आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। रामदयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई है? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे, हमें तो विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी भी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नरम भाव से कहा, हाँ भैया, उसी की ही नौकरी लग गई है। बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं। तब तक नारायण भी वहाँ आ चुका था। शंभू ने नारायण को देखकर डब्बे में से एक लड्डू निकालकर नारायण को देते हुए कहा, बेटा, आज बड़ी खुशी की बात है। तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर नारायण खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका, सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी रामदयाल ने नारायण को घूर कर देखा तो नारायण छटपटा कर एक कोने में खड़ा हो गया। रामदयाल ने आंखें गुरेज कर नारायण की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस में लग गया और एक तू है जो भैंसें चराता है। अरे, कितनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे, तू तो बस इस धरती के लिए बोझ है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को यह देखकर नारायण पर तरस आ गया। उसने नरम स्वर में रामदयाल से कहा, अरे भैया, क्यों बुरा भला कह रहे हो नारायण को? अरे, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप इसे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो तो आप न नारायण की शादी करवा दो। घर में बहू आएगी तो
आपका भी ख्याल रखेगी और नारायण का भी ख्याल रखेगी। रामदयाल ने नारायण की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इसे अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी। इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर न दे दें। शंभू ने प्रत्युत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है, रज्जो। आप अगर राजी हो जाओ तो रिश्ते की बात चलाएं। रामदयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और मैं इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊँगा। शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो। अब नारायण जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो। बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। रामदयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता। अरे हम अपने घर में अनपढ़ लोगों को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और तुम इसकी चिंता छोड़ो, ये तो है ही धरती का बोझ, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो हमें लगता है काश ये हुआ ही नहीं होता, तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने रामदयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सियाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो। रामदयाल ने जवाब दिया, अरे कर ले जाके तो क्या फ़र्क पड़ेगा हम पर। अरे हमारे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं। अरे कल मरे तो आज मर जाए, कम से कम धरती का बोझ तो कम होगा। रामदयाल की एक एक बात नारायण को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को ख़त्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। आज उसने एक बड़ी सी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर खड़े नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब रात अधिक हो गई और नारायण घर वापस नहीं लौटा तो रामदयाल ने आस पड़ोस में पता किया। पता करने पर पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस ही नहीं आया था। अब रामदयाल खेत पर गए। वहाँ वह नीम के पेड़ की तरफ देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर नारायण की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने नारायण की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका अंतिम संस्कार करवा रामदयाल को सांत्वना देते हुए अपने अपने घर को लौट गए। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद रामदयाल पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर, और जो बेटा पुलिस में था उसकी पत्नी पुलिस वाली। समय के साथ साथ रामदयाल की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते। कोई भी काम करने पर उसकी सांसें फूल जाती। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया और दोनों मियाँ बीवी शहर में रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की पोस्टिंग भी उसी शहर में करवा ली। अब दोनों ही मियाँ बीवी जाने की तैयारी में जुट गए। तभी रामदयाल वहाँ आकर के अपने छोटे बेटे राजीव से कहा, बेटा, बड़े बेटे और बहू तो हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, अब हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे। बेटा ऐसा करो, हमें भी साथ लेते चलो। राजीव ने प्रत्युत्तर में कहा, बापू आप जानते तो हैं शहर का वास्ता है, अभी हम लोग खुद किराए पर रह रहे हैं और आपको कैसे रखेंगे। वैसे भी बापू हमारे पास ये इतना बड़ा घर, इसे किसके हवाले छोड़ कर जाएंगे। रामदयाल ने निवेदन किया, बेटा इतने बड़े घर में मैं अकेला रहकर क्या करूँगा। अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता है, मेरी देखभाल कौन करेगा। राजीव ने रामदयाल को समझाते हुए कहा, बापू आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले लूँगा। बस यहाँ से घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये ही 2-4 दिन में सेठ इस घर को खरीदने आएगा। आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए भी ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पहुँच जाओ तो यह रहा मेरा नंबर, हमें कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की ही तो बात है। और फिर राजीव रामदयाल को अपने गले से लगाता है
और उनके पैर छूकर वहाँ से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में रामदयाल अकेला था। जब उसे भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे नारायण की याद रह रह कर आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज़्यादा हो गया तो उसे अपनी आँखों के सामने नारायण का अक्सर नज़र आने लगा। वो नारायण का आटा गूंदना और रोटी बनाना एक एक करके सभी दर से उसके आँखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आँखों में आज आंसू छलक उठे और मन से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ बेटा जिंदा होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती। कम से कम वो अपने घर में तो रहती और खाना बनाती। नारायण मेरे घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह ही कुर्सी डालकर बैठकर अखबार पढ़ता। परंतु अब पछताने से क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए। वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपये देने के लिए कहा था। सेठ ने घर के कागज़ पर साइन करा लिए और रामदयाल को 3 लाख रुपये दे दिए। रुपये मिलते ही रामदयाल ने शहर जाने की तैयारी कर ली और रामदयाल ने राजीव को फ़ोन करके सब बता दिया कि वो बस स्टैंड पर उसका इंतज़ार करेंगे। कहे मुताबिक रामदयाल वहाँ पहुँच गए और बैठकर राजीव का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ राजीव आ गया और रामदयाल के पास आकर कहा, बापू आप पैसे लाए हो ना, मुझे दे दो। वो जो मैंने नया घर खरीदा है उसका मालिक अभी रुपये मांग रहा है। अगर मैंने उसे अभी रुपये नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। रामदयाल ने रुपयों का बैग झटपट से राजीव को दे दिया। राजीव ने रुपये लेकर रामदयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपये देकर आता हूँ। और राजीव अपने बापू को वहीं बैठाकर रुपये लेकर वहाँ से चला गया और रामदयाल वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करने लगे। समय धीरे धीरे काफ़ी बीत चुका था परंतु राजीव अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। रामदयाल बहुत ही चिंतित था कि राजीव अभी तक नहीं आया। उससे रहा नहीं गया तो उसने एक राहगीर से वही फ़ोन नंबर लगवाया जो उसे राजीव ने दिया था, परंतु फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। अब रामदयाल की चिंता और भी अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा ही हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर राजीव बैठा हुआ था। वह दूर से ही राजीव को आवाज़ लगाने लगा परंतु राजीव रामदयाल को पास से देखता हुआ निकल गया। आज राजीव ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उम्मीद रामदयाल को बिल्कुल भी न थी। अब रामदयाल वहीं बैठे कर रोने लगा। अब अंधेरा काफ़ी ढल चुका था। रामदयाल के पास 100 रुपये थे जो उसके घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। रामदयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या गांव आ गया क्योंकि अब घर तो सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफ़ी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू को पोंछ कर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास गया जहां नारायण ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठ के दहाड़े मार कर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा नारायण, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया कि अपने हाथों से अपने लिए खाना भी नहीं बना पाता है। आज बहुत हर्षे हो गए तेरे हाथ का खाना खाए। आज फिर से तेरा बाप तेरे हाथ का खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर खाना खाने आ रहा है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर में स्वीकार करेगा न? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। दोस्तों, आशा है कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। धन्यवाद।